सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, आजकल हम जिस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। इसके तहत हमने अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 की चर्चा कर लिया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उसके अंतर्गत हमने 2 अनुच्छेदों पर चर्चा किया। वो अनुच्छेद से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 और 15 की चर्चा करने के बाद आज हम समानता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 के बारे में गहन विश्लेषण करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट ये बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना जरूरी है, जो आपकी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। प्रयास करें कम पढ़ें, लेकिन वही पढ़ें जो आपकी परीक्षा के लिए ही उचित हो। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 16 की तहत। जो समानता का अधिकार है, भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 कुछ मामलों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर राज्य को प्रतिबंध लगाता है राज्य पर कि आप नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, यानी समानता की बात करता है। आपने देखा होगा कि उस अनुच्छेद में जहां शैक्षणिक जो आरक्षण की बात है अनुच्छेद 15 में दिया गया था, और हमने चर्चा किया था कि अनुच्छेद 16 में जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था है यहाँ पर किया गया है। तो इस पर भी हमारी गहरी नज़र रहेगी। आप ध्यान देंगे कि कहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में ओबीसी, एससी व एसटी को आरक्षण प्राप्त होते हैं। इसमें जो दिया गया है अनुच्छेद 16 में ये दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय का तात्पर्य जो सरकारी सेवाएं हैं, यानी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, सरकार के द्वारा जो अनुदानित संस्थाएं होती हैं, सरकार की जो संस्थाएं होती हैं, तो जो लोक नियोजन के विषय में है अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन का जो विषय है, जो सरकारी सेवाएं हैं, उसमें नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। किसकी? अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। इसमें ये जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है केवल नागरिकों को। किसको? नागरिकों को। आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 14 व्यक्तियों को है, अनुच्छेद 15 नागरिकों का है। तो जो नागरिकों से संबंधित अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अधिकार हैं केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। किसको? भारतीयों को प्राप्त हैं। जो भारत के नागरिक हैं उनको ये अधिकार प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी के जो अधिकार हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त हैं। अब व्यक्तियों में भारतीय भी शामिल है, पर यहाँ जो भारतीयों को अधिकार प्राप्त हैं उसमें व्यक्ति शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी स्पेशल भारतीय नागरिकों के लिए ही ये अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 16 का पैरा जो पहला है, पैरा 1 कहता क्या है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। जो अनुच्छेद 16 का पैरा 1 है, ये बताता है कि राज्य की सेवाओं में राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य का तात्पर्य हमने बताया वही राज्य जो भाग 3 में दिया गया है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में, नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कहता कौन है? अनुच्छेद 16 का पैरा 1। यहां आप देखेंगे अनुच्छेद 16 का पैरा 2। अनुच्छेद 16 का पैरा 2 ये कहता है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 15 था, 15 के पैरा 2, वहां 5
आधार दिए गए थे, जिसके आधार पे राज्य को नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करने की सलाह दी गई थी। यहाँ 2 आधार और बढ़ा दिए जाते हैं, उद्भव एवं निवास। यहाँ ये ध्यान देंगे, अनुच्छेद 16 का पैरा 2 और अनुच्छेद 15 का पैरा 2 में यही अंतर है। यहाँ 2 आधार और बढ़ा दिए जाते हैं। 2 आधार और बढ़ाए गए हैं, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी राज्य का निवासी है, मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वह मध्य प्रदेश सरकारी सेवा में या बिहार सरकारी सेवा में पात्र है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भारत के किसी भी राज्य में वह सरकारी सेवाओं में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ ये बताने का तात्पर्य यही है कि केवल धर्म, मूलवंश, जात, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव एवं निवास के आधार पर, केवल सब पर आप ध्यान देंगे, केवल का तात्पर्य यही है कि इसके अलावा किसी और आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 16 का पैरा 1, अनुच्छेद 16 का पैरा 2 आपने समझ लिया। अब आगे जो देखेंगे आप इसका खंडन देखेंगे, तो यही अपवाद है। भारतीय संविधान की यही खूबसूरती है कि भारतीय संविधान में बताता भी है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे ये भी बताता है कि किन आधारों पे आप कर सकते हैं। वो उसका कहने का तात्पर्य पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसको नकारात्मक लेने का कोई आधार नहीं है। अनुच्छेद 16 का पैरा 3 कहता है कि सरकारी सेवाओं में उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है। ध्यान देंगे, सरकारी सेवाओं में उस राज्य में, जैसे मान के चले कि कोई राज्य ऐसा है जहां की सरकारी सेवाओं में उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है। जैसे मान के चले कोई राज्य, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, ऐसे कुछ विशेष राज्य हैं जहां पर सरकार ऐसी विधि बना सकती है कि वहां की स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो। वहां ये विधि बनाने का तात्पर्य नहीं है कि किसी को रोकना है, वहां विधि बनाने का तात्पर्य यह है कि जब स्थानीय व्यक्तियों को उसमें मौका दिया जाएगा तो उनको रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, तो वहां उनकी स्थिति में प्रगति हो। जो पिछड़ेपन के आधार पर, जैसे कोई क्षेत्र पिछड़ा ज़्यादा है तो वहां अगर कोई सरकारी जॉब के लिए भर्तियां आती हैं, तो अगर दूसरे राज्य के जो राज्य संपन्न है या राज्य के निवासी संपन्न हैं, वो वहां आवेदन करेंगे तो उनका हक छीना जाएगा। तो इसलिए यहाँ अनुच्छेद 16 का पैरा 3 ये बताता है कि सरकारी सेवाओं में उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली, यानी उस राज्य में ये निर्धारित किया जा सकता है कि वह का अस्थायी या स्थानीय नागरिक हो। निवास की योग्यता यानी उस राज्य में वह निवास करता हो, ऐसी विधि बनाई जा सकती है। यहां निवास की योग्यता की बात करता है और यहां आपने देखा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात करता है। तो आप ये देखेंगे इसके आधार पे यह खंडन करता है, लेकिन हमने बताया कि किसी राज्य विशेष के पिछड़ेपन के आधार पे वहां के लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो ऐसी विधि जो बनाई जाएगी, आपको मालूम है कि राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता, ऐसी विधि बनाने का केवल एक ही माध्यम है, संसद ही विधि बना सकती है, अन्यथा कोई राज्य विधानमंडल विधि नहीं बना सकता। अनुच्छेद 16 का पैरा 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 का पैरा 4 बताता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिकों के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब समस्या यही आती है, अनुच्छेद 16 का 4 इस पर बड़ा बवाल मचता है और इसी पे अगर आज के समय में देखिए जो भारतीय राजनीति है इसके इर्द गिर्द चल रही है, सारा खेल यही है। अनुच्छेद 16 का 4
अनुच्छेद 16 का पैरा 4 जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम लोग ओबीसी कहते हैं, वहां आरक्षण की बात करता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिकों के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यानी राज्य को ये विश्वास हो कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका उसकी आबादी के अनुपात में राज्य की सेवाओं में, नौकरियों में उसका जो हिस्सा होना चाहिए, जितनी प्रतिभागिता उसमें होनी चाहिए, जितना उसको जगह मिलनी चाहिए, वो जगह अगर नहीं है तो राज्य चाहे तो ऐसी कोई विधि बना सकता है। उसके अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी रोक नहीं लगाई गई है। यानी ओबीसी के लिए अगर कोई राज्य चाहता है कि हमारे राज्य में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो निम्न वर्ग का है, जो दबा कुचला है, अगर उसकी सरकारी सेवाओं में उसकी आबादी के अनुसार प्रतिभागिता नहीं है तो सरकार चाहे तो विधि बना सकती है। इसी के आधार पे सरकार ने क्या किया था, सरकार ने पहली बार काका कालेलकर आयोग बनाया था। काका कालेलकर एक पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 340 संविधान में अनुच्छेद 340 है जो सरकार को यह बताता है कि वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना सकता है। यानी अब जैसे उस राज्य विशेष में कौन पिछड़ा वर्ग आएगा, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कितनी जातियां आएंगी आदि का जो ब्यौरा है, संकलन करने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 340 में दिया गया है। अनुच्छेद 340 में बताया गया है कि राज्य अनुच्छेद 340 का प्रयोग करते हुए कोई आयोग बना सकता है और वह आयोग इनसे संबंधित जो ओबीसी वगैरह हैं उनसे संबंधित डाटा एकत्र करके राज्य को रिपोर्ट दे और उसके आधार पर राज्य अग्रिम कार्रवाई करे। तो इसी के आधार पे भारत सरकार ने सर्वप्रथम काका कालेलकर आयोग, कौन, काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग 1953 ये बनाया गया। काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंप दी। जब 1955 में काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी भारत सरकार को, उस पर भी भारत सरकार जू नहीं रहेगी और ये मामला चलता रहा। ये मामला जब चलता रहा फिर आते ही सरकार 1978 में 1977 का चुनाव होता है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। तो उस समय एक दूसरा आयोग जिसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसमें बीपी मंडल, कौन, बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये सरकार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो उसमें 27% आरक्षण देने की बात करते हैं। कौन, बीपी मंडल। यही है मंडल और कमंडल की राजनीति। मंडल इन्हीं को कहा जाता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, ये बिहार राज्य से मिलान करते थे। तो इन्होंने जो अनुशंसा की सरकार से उसमें 27% आरक्षण की बात की, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार चली जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगस्त 1990 में बीपी सिंह की सरकार आती है और बीपी सिंह की सरकार बीपी मंडल द्वारा जो अनुशंसा की गई थी, जो सिफारिश की गई थी कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, उसको लागू कर देते हैं बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और पूरे भारत में इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होता है, बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े धरना प्रदर्शन होते हैं। अंत में ये मामला जाता है कोर्ट में। जब कोर्ट में जाता है तो ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया
वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में उस समय तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे एच.एम. कानिया। एच.एम. कानिया के नेतृत्व वाली 9 सदस्यीय पीठ बैठती है और इस पर समग्र सुनवाई करती है। तो ये जो बहुमत आता है 6:3 से आता है, यानी 6 सदस्य इसके पक्ष में है और 3 इसके खिलाफ में है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को वैध माना। क्या किया? 27% आरक्षण को वैध माना। शर्तें ये लगाई इसी वाद में कि जो पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर है, जो पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी पिछड़े वर्ग में वे वर्ग जो बहुत ही संपन्न हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और आरक्षण की जो सीमा है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां यह भी बताया कि 50% आरक्षण की सीमा जो है विशेष परिस्थितियों में ही बढ़ाई जा सकती है, और वो जो विशेष परिस्थिति होगी उसका कारण तथ्यों सहित सरकार को बताना पड़ेगा। यानी सरकार अगर कोर्ट को संतुष्ट कर देती है कि 50% की आरक्षण की सीमा से बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो वहां बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु राज्य में 50% की सीमा को पार कर दिया गया है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में जो फैसला आया वो अनुच्छेद 16 का पैरा 4 इसके तहत जो आरक्षण की बात की गई थी, 27% आरक्षण जो बीपी मंडल के नेतृत्व वाली कमेटी ने सरकार से सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी, उसको वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहराया। तो आपको एक तथ्य यहां और बता दें कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको अब संवैधानिक दर्जा भी मिल चुका है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसने 102वां संविधान संशोधन अधिनियम करके 2018 में अनुच्छेद 338 का खा पैरा जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार अब अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 16 का जो पैरा 4 है, उसके तहत जो इसका का है, ये संविधान में शामिल किया गया 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में। मामला ये था कि जब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो उस सुनवाई में ये भी कहा था कि अनुच्छेद 16 के पैरा 4 में जो आरक्षण दिया जाएगा, 27% आरक्षण जो दिया जाएगा, वो शुरुआत में दिया जाएगा, नियुक्ति के समय दिया जाएगा। आप प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते हैं। यानी आपको जो आरक्षण मिलेगा वो नियुक्ति के समय मिलेगा। इसी के खिलाफ सरकार इस संविधान संशोधन अधिनियम को लाया और अनुच्छेद 16 के पैरा 4 में का अनुच्छेद जोड़ दिया और इसमें एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई। यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में भी आरक्षण की बात की गई और ये की गई 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में। आप यहाँ ये देखेंगे कि अनुच्छेद 16(4) जो है ये मूल संविधान में है। अनुच्छेद 16(4) का पैरा का ये जो है संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया जाता है और शामिल किया जाता है 1995 में। ये तो पदोन्नति की बात रही। इसके बाद अनुच्छेद 16 के
पैरा 4 में खा जोड़ा गया। और खा क्या जोड़ा गया? अग्रनयन का नियम। ये अग्रनयन का नियम क्या है? इसको जोड़ा जाता है 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में। जो अग्रनयन का नियम है इसको जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में। आखिर अग्रनयन का नियम क्या है? अग्रनयन का नियम यह है कि जैसे कोई भर्ती प्रक्रिया निकली, उसमें जितने स्थान आरक्षित किए गए, अगर वो स्थान नहीं भरे गए किसी कारणवश, तो अगली बार जब भर्ती प्रक्रिया दूसरी जारी होगी तो उस स्थान को, जो स्थान अभी तक रिक्त है आरक्षित पद का, उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी इसको अलग माना जाएगा। और ये अलग भर्ती के जरिए, मतलब अलग भर्ती प्रक्रिया के जरिए इसमें सीटें भरी जाएंगी। यानी ये सीटें जो खाली हैं पहले, उन सीटों के साथ जो नई सीटें लाई गई हैं उनके साथ शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही ये 50% की सीमा के बाहर जाती हैं। इसको आप फिर से समझ लें। जैसे कोई भर्ती प्रक्रिया में 100 पद आते हैं, 100 पद में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। मान के चले कि अभ्यर्थी जो उसमें आवेदन किए, 27% जो आरक्षण है ओबीसी की सीटें भर नहीं पाती हैं। तब क्या होगा? ओबीसी, एससी, एसटी जो उसका स्थान आरक्षित है वो सीटें नहीं भर पाती हैं। अगली बार अगर फिर 100 सीटें आती हैं तो उन 100 सीटों में ये सीटें शामिल नहीं होंगी। ये सीटें शामिल नहीं होगी, ये सीटें जो खाली हैं इसकी अलग भर्ती प्रक्रिया होगी और ये सीमा चाहे 50% से ऊपर ही हो जाए, ये अलग रहेंगे। तो इस प्रकार अग्रनयन का सिद्धांत, अग्रनयन का नियम यही है। ये अनुच्छेद 16(4) का पैरा ख 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में शामिल किया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 16(5). 16(4) तक मैंने चर्चा की। अनुच्छेद 16 के पैरा 5 में इसमें यह बताता है कि धर्म के आधार पर विभेद करने की राज्य को अनुमति देता है। आप यहां ये देखेंगे, यहां 16 का पैरा 2 बताता है केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पे नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां आप देखते हैं धर्म, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां 16 का पैरा 5 कहता है कि धर्म के आधार पर विभेद करने की राज्य को अनुमति है। यानी कुछ परिस्थितियों में धर्म के आधार पर भी राज्य विभेद कर सकता है। आप उदाहरण समझिए, जैसे कोई संस्थान किसी धर्म के लिए है। आप जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को समझिए, जम्मू कश्मीर में, वो वहां का जो पुजारी रखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने उसको अधिग्रहण कर लिया है, सरकार के अंडर में है। अब वहां जो पुजारी रखे जाएंगे स्पेशली वो हिंदू धर्म से ही होंगे, किसी और धर्म के नहीं होंगे। ऐसे ही जो संस्थाएं हैं कुछ, जहां उस धर्म से संबंधित ही क्रियाकलाप किए जाते हैं और वो सरकार के अंडर में है, यानी सरकार उसकी देखरेख करती है, तो वहां पर वह धर्म के आधार पर विभेद कर सकती है। ये कहता है अनुच्छेद 16 का पैरा 5। अनुच्छेद 16 का पैरा 5 धर्म के आधार पर विभेद करने की राज्य को अनुमति देता है। और अनुच्छेद 16 का पैरा 6, अनुच्छेद 16 का पैरा 6 ये गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ये जो सबसे अंतिम में संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया 103वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन था। यहां से प्रश्न आते क्या है? यहां से प्रश्न आता है कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की सीमा सरकारी नौकरियों में किस संविधान संशोधन के जरिए दी गई? तो इसका उत्तर आप देंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 2019 में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह डाला गया अनुच्छेद 16 का पैरा 6 में। आपको हम बता दें कि ऐसे ही 15 के पैरा 6 में भी शैक्षणिक संस्थानों में 10% सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण की बात की गई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि
शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15 में दिया गया है और सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 के 4 में पैरा 4 में जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए नौकरियों की बात की गई है। जो दबे कुचले हैं, जिनका नौकरियों में उनकी आबादी के सापेक्ष प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आरक्षण देने की बात की गई है। 16 का 4 पैरा का में उसमें एससी और एसटी को पदोन्नति की बात की गई है, प्रमोशन की बात की गई है। अनुच्छेद 16 के पैरा 4 के खा में अग्रनयन का नियम बनाया गया है। इसको 81वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया। अनुच्छेद 16 का पैरा 6 गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, ये शामिल किया गया है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यानी अनुच्छेद 17 ये बताता है कि जो अस्पृश्यता है उसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता के बारे में कोई परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है। अस्पृश्यता की कोई मानक परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 17 ये बताता है कि समाज में किसी भी स्तर से अस्पृश्यता नहीं आनी चाहिए। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। हालांकि आप ये समझें, ये जो छुआछूत वाला मैटर है ये भारतीय समाज के लिए ये कलंक है। आप इसको कलंक समझें। सामाजिक जो व्यवस्था बनाई गई हमारे पूर्वजों के द्वारा, तत्कालिक परिस्थितियां जो रही हों उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो किसी भी इंसान को ये हक होता है कि वह अपनी प्रगति कर सके, उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए। एक इंसान का यह कर्तव्य है किसी दूसरे इंसान के साथ इंसानों जैसा ही व्यवहार करे, वह सलूक करे। जो आपके साथ करने पे आपको महसूस होता है वही किसी और के साथ अगर आप करते हैं तो उसको कैसा महसूस होता होगा। इसको गंभीरता से सोचने की बात है। ये समाज में जो बुराई थी इसको फंडामेंटल राइट के रूप में, मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। यानी इसका निवारण के लिए संविधान सभा के जो सदस्य थे कितने गंभीर थे, वो तत्कालीन सामाजिक स्थिति को जानते थे। इसी के आधार पे इसको पूर्णतः आचरण निषिद्ध किया गया। यानी इसका प्रयोग किसी भी स्तर से किया जाना उचित नहीं है। यही नहीं, इसमें यह भी बताया गया कि संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 35 में। आपको मालूम है कि जो संविधान का अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 35 संसद को ये पावर देता है, ये शक्ति देता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनसे संबंधित जो दंडनीय प्रावधान है, जिनको रोका गया है कि ऐसा ना किया जाए, उनसे संबंधित विधि बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है। कौन? संविधान। संविधान ये बताता है कि अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है कि आप इसके खिलाफ विधि बनाएं, जिससे समाज में लोगों में इससे संबंधित भय बने, लोग एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार ना करें। इसी से संबंधित संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया, संसद ने पारित किया और इस व्यवस्था पर, अस्पृश्यता के व्यवस्था पर प्रहार किया और इसमें सजा का प्रावधान किया। यही बाद में चल करके इसका नाम संशोधन कर दिया जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कहा गया। यानी जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, इसी का नाम बदल दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में इसका परिवर्तन किया गया। ये जो अधिनियम बनाया गया ये अस्पृश्यता के निवारण के हेतु ही बनाया गया। यानी अस्पृश्यता को किसी भी स्तर से माफ नहीं किया जाएगा अगर कोई किसी के साथ छुआछूत की भावना कर लाता है। जैसे आप जानते हैं कि पहले
कि जो सामाजिक स्थिति थी इतनी लचर थी, इतनी इस स्तर की थी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति किसी के मटके का पानी टच कर दे तो वो मटका का पानी पीने लायक नहीं रह जाता। किसी को कुओं में जाने पर रोक थी, किसी को स्नान घाटों पर जाने की रोक थी। इस प्रकार के जो अमानवीय कृत्य थे, घृणित कार्य थे, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 17 को शामिल करना संविधान सभा के सदस्यों का ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि सामाजिक ताना बाना जब तक सही नहीं होगा तब तक भारत, हमारा भारत तरक्की नहीं कर सकता। ये जो अस्पृश्यता संबंधित निवारण है ये राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों पर भी लागू है। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य के खिलाफ है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ वो व्यवहार करता है, अपमानजनक व्यवहार करता है, तो वह भी उसी कानून के तहत दंडनीय है जिस कानून के तहत राज्य पर भी, राज्य को कहा गया है। यानी यह अधिकार राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। यानी राज्य भी भेदभाव नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। अब हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ये उपाधियां क्या थी? आपको मालूम है कि हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का राज था। उसके पहले आप देखते हैं मुगलों का राज था। उसके पहले आप देखते हैं सल्तनत थी। जो लोगों ने राज किया, तरह तरह के वो लोग उपाधियां देते थे। आप समझो मुगल काल में मनसबदार हुआ करते थे। जब ब्रिटिश काल आया तो कोई राय बहादुर था, कोई फलाना था, कोई ढनाका था। तरह तरह की उपाधियां प्रदान की जाती थी। ये उपाधियां कहीं न कहीं ये साबित करती थी लोगों के बीच असमानता की, यानी कोई स्पेशल है, कोई सामान्य है। ऐसी भावना को रोकने के लिए, ऐसी भावनाओं पर कुठाराघात करने के लिए अनुच्छेद 18 फंडामेंटल राइट के रूप में आया। इसमें उपाधियों का अंत किया गया, यानी उपाधियों का उन्मूलन किया गया कि कोई भी किसी को स्पेशल उपाधि नहीं मिलेगी। इसमें 4 भाग दिए गए हैं। 4 भागों पर आप नजर डालें। अनुच्छेद 18 का पैरा 1 ये बताता है कि राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी जो राज्य है, राज्य बोले तो भाग 3 के परिप्रेक्ष्य में जो राज्य है, राज्य सेना और विद्या संबंधी जो सेनाओं को मेडल प्रदान किए जाते हैं, आपने देखा होगा महावीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। इसको और विद्या संबंधी आप देखते होंगे कि दीक्षांत समारोह होते हैं और वहाँ उपाधियाँ दी जाती हैं विश्वविद्यालय स्तर पर। तो वो जो विद्या संबंधी सम्मान है, इसके अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कौन? राज्य। अनुच्छेद 18 का पैरा 2 क्या कहता है? कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यानी जो भारतीय नागरिक है किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 का पैरा 3 कहता है कि विदेशी व्यक्ति जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर धारण करता हो, यानी विदेशी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में किसी लाभ या विश्वास का पद धारण किया हो, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह कोई विदेशी पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगा। यानी अगर वो विदेशी व्यक्ति है, लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, तो वह किसी विदेशी राष्ट्र से, यानी किसी विदेशी जो पुरस्कार होगा उसको ग्रहण तभी करेगा जब उसको राष्ट्रपति अनुमति देगा। यानी विदेशी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कहता है 18 का पैरा 3। 18 का पैरा 4 क्या कहता है? 18 का पैरा 4 कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, यानी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति कोई पुरस्कार अगर लेना चाहता है, कोई विदेशी पुरस्कार लेना चाहता है, तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ऐसा नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 18 का पैरा 4 ये बताता है कि राज्य के अधीन जब लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है तो किसी विदेशी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए हमें विदेशी राष्ट्र जो बाहरी राष्ट्र हैं उनका पुरस्कार लेने के लिए उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के ही वह पुरस्कार ले सकता है। उपाधियों के मामले में आपने ये जाना होगा, इसका मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, बीच में सरकार ने इस पर रोक भी लगाई। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई इस पर रोक लगा दी, हालांकि बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो फिर इसको शुरुआत कर दी। बात 1996 की है जब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये जो पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है आदि जो ये उपाधियां दी जाती हैं ये इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति को जैसे भारत रत्न पाता है या पद्म भूषण पाता है या विभूषण पाता है, पद्म विभूषण पाता है, तो वह अपने नाम के टाइटल के रूप में, सरनेम के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वह इस्तेमाल करता है तो उसको वह पुरस्कार वापस करना होगा, वो उपाधि वापस करनी होगी। तो इस प्रकार उपाधियों का जो अंत है, जो उपाधियों अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत की बात करता है, यही स्थिति है। तो इस प्रकार आप देखते हैं जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने जो चर्चा की अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 की, चारों में आपने जो भी समझा, इसमें जो प्रश्न बनते हैं आप देखेंगे प्रत्येक कदम पर प्रश्न बनते हैं। इन बिंदुओं को आप गहन विश्लेषण करें, किताब पढ़ें और वीडियो को देखें, बार बार रिवीजन करें, आपको मूल अधिकार से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मूल अधिकार को अगर आपने समझ लिया तो यकीन करिए कोई भी जो परीक्षाएं आती हैं कम से कम 2 से 3 प्रश्न मूल अधिकार से आते ही आते हैं। यानी मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जहां से परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा से आते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको इसकी गहन जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे नहीं, बहुत गहराई से उतर करके पूछे जाते हैं। तो हमने समानता के अधिकार की चर्चा कर ली। इसके पहले इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कंटेंट को कुछ हद तक संतोषजनक मानते हैं या आपकी नज़र में लगता है कि हम जो प्रयास आपके लिए कर रहे हैं वो निस्संदेह उपयोगी हैं, तो प्लीज़ जो लाइक का बटन है उसको लाइक करें और अपने साथियों के बीच में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमने जो ये बीड़ा उठाया है आपको आपके घर तक शिक्षा देने का ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। और मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में इसके लिए आपसे कोई शुल्क भी नहीं लूँगा। बस विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें साथियों के बीच में, और जो भी समस्याएं हों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम से जुड़ें और वहाँ अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार जो है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।